हम लोग के पास कुछ आगे के प्रॉब्लम्स है CUET MSc के क्वेश्चंस का, तो उनको हम लोग डिस्कशन करते हैं। लास्ट क्लास तक हमने आप मिलाएंगे पार्ट 3 लेक्चर्स में कि वहाँ पे हमने ये क्वेश्चन किया हुआ था, और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है। और ये क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, ज़रा इसे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन 49 नंबर का है कि आपको एजर्सन और रीजन आर एक दिया हुआ है, और इसमें क्या गिवन है कि एक सीक्वेंस है xn, ओके, दिस सीक्वेंस इज xn विच इज इक्वल टू -1 to the power n इंटू n+1 बाई n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1+1 बाई n, ओके, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, इसके बारे में ये बात कर रहा है। तो क्या ये कन्वर्जेंट नहीं है या है, इस बारे में आपको चर्चा करना है। तो अगर आप इसको, चूँकि -1 का पावर n है, तो इवन और ऑड पे कुछ कहानी बदल सकती है। तो आप ज़रा इसमें ध्यान से देखो तो आपको ये पता चलेगा कि वेन एवर xn, अगर हम xn की बात करें और n को इवन पे रखें, मतलब n इज़ एन इवन नंबर, तो ये -1 का पावर n क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, और ये 1+1 बाई n टाइप का बिहेव करेगा। और जब आपका n ऑड रहेगा तो ये -1+1 बाई n टाइप का होगा। तो इसके अगर लिमिट पॉइंट्स की बात करो, आई होप कि लिमिट पॉइंट्स की चर्चा आप जानते होंगे अच्छे से कि लिमिट पॉइंट होता क्या है, ठीक है। लिमिट पॉइंट वो रियल नंबर होता है जिसका कोई भी नेबरहुड लीजिएगा तो इन्फिनाइट मेंबर ऑफ द सीक्वेंस मिल जाए, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट्स की बात करें हम, तो यहाँ पे हमारे पास दो, अगर इवन से अप्रोच करते हैं तो हमारा ये सीक्वेंस 1 पे अप्रोच कर रहा है, और ऑड के तरफ से अप्रोच करते हैं तो हमारा सीक्वेंस -1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो चूँकि ये सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स 2 हैं, इट मीन्स कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। किसी भी कन्वर्जेंट के पास लिमिट पॉइंट हमेशा सेम होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये हमारे पास है कि द सीक्वेंस इज़ नॉट कन्वर्जेंट, तो ये ऑफकोर्स ये रिजल्ट ट्रू है। दूसरा कह रहा है कि एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। थोड़ा सा आप याद करो कि कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता कब था, जब वो बाउंडेड एबोव या बाउंडेड बिलो, मतलब बाउंडेड हो जाता था और मोनोटोनिक रहता था तो कन्वर्जेंट होता था, यानी कि मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। तो यहाँ पे कह रहा है कि एवरी मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। क्या ये जरूरी है क्या? अगर हम एक सीक्वेंस दे दे yn बराबर n, ये मोनोटोनिक है बट इट इज़ नॉट बाउंडेड, देयरफॉर नॉट कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब कि ये रीजन r जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, कि अप्रोप्रिएट आंसर आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि बोथ a एंड r आर करेक्ट, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया क्योंकि a करेक्ट है r फॉल्स है। बोथ a एंड r आर करेक्ट, ये भी खत्म हो गया। a इज़ करेक्ट बट r इज़ नॉट करेक्ट, a तो सही है लेकिन r सही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका यही दिख रहा है, a इज़ नॉट करेक्ट बट r इज़ करेक्ट, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, C नंबर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपका ये क्लियर होगा। उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस पे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि 50 नंबर जो क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एजर्सन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। क्या कहता है कि लेट क्यू बी द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, क्यू जो है वो रेशनल नंबर्स का सेट है। और सेकंड में कहता है कि क्यू इज़ नॉट, मतलब एजर्सन ए कहता है कि क्यू इज़ नॉट कंप्लीट। रीजन आर में कहता है कि द सेट एक्स बिलोंग्स टू क्यू सच दैट x² इज लेस देन 2 हैज़ नो सुप्रीमम इन क्यू। तो आपको सबसे पहले तो रेशनल नंबर क्या है ये आपको पता होगा। रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर बाई इंटीजर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर p और q हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जहाँ पर q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। पहला तो ये चीज़। उसका कहता है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब आप क्या समझते हो, कंप्लीटनेस एक्सियम आप देखे होंगे। कंप्लीटनेस एक्सियम आप अगर देखें रियल नंबर में, तो उसमें कहता है कि कोई भी सेट कंप्लीट होता है यदि अगर वो बाउंडेड एबोव है तो उसका सुप्रीमम उसी के अंदर हो, अगर वो बाउंडेड बिलो है तो उसका इन्फीमम उसी सेट के अंदर हो। तो यहाँ पर बात हो रही है कि क्यू इज़ नॉट कंप्लीट, तो बिल्कुल ऑफ कोर्स ये ट्रू है। और इसके ट्रू होने का रीज़न ये खुद आर है, ये रीजन आर जो हमने लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस सेट की बात करें, मतलब ये सेट का हम नाम देते हैं दिस सेट इज ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू क्यू सच दैट x² इज लेस देन 2, तो आप इसको पाओगे कि ये क्या है, क्यू इंटरसेक्शन -√2 से लेके √2 के बीच में। तो इसका सेट का सुप्रीमम अगर हम बात करें तो सुप्रीमम क्या हो जाता है, √2। चूँकि ये बाउंडेड सेट है और बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो दोनों है, तो इसका सुप्रीमम ए के अंदर नहीं है, ठीक है। इन्फीमम की भी बात करो तो इन्फीमम जो है
वो -√2 है, ये भी ए के अंदर नहीं है। तो क्यू के अंदर हम कोई भी एक बाउंडेड सेट दिखा पा रहे हैं जिसका सुप्रीमम इसके मतलब कि ए सेट के अंदर नहीं जा पा रहा, मतलब क्यू के अंदर नहीं जा पा रहा। तो इट मीन्स दैट कि हम ये कह पा रहे हैं कि जो सुप्रीमम ए का जो हमारा सुप्रीमम √2 है और -√2 इन्फीमम है, ये हमारा क्यू के अंदर नहीं जा रहा। तो हमारे पास एक ऐसा सबसेट मिल गया जिसका सुप्रीमम और इन्फीमम उस पेरेंट सेट के अंदर मतलब क्यू के अंदर नहीं जा रहा। तो इसलिए ये सुप्रीमम मतलब इसलिए ये कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट को अगर बारीकी से देखा जाए तो आप ज़रा देखो, पहला कहता है कि बोथ ए एंड आर, ऑफकोर्स ए भी स्टेटमेंट सही है और आर भी स्टेटमेंट सही है। तो ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि सुप्रीमम क्यू के अंदर नहीं जा रहा। तो इट मीन्स दैट कि यही मेरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। काफ़ी है, एक सेट दिखाना था और वो हम दिखा पा रहे हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी स्टेटमेंट सही, और ये स्टेटमेंट जो आर है वो आपके ए को डायरेक्टली इम्प्लाइज कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये तो आप मान के चलो कि ये मुफ्त का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी ज़रूर है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो रॉलेस थ्योरम के ऊपर ही बनाया गया है। और मुझे लगता है कि आपको इसमें देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि कौन सा फंक्शन रॉलेस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें जितने भी फंक्शंस हैं वो सभी रॉलेस थ्योरम के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि एफ ए बराबर एफ बी है, एफ कंटिन्यूस है, एफ डिफरेंशिएबल है, वगैरह वगैरह। और इस पर हमारी बातें की जा रही है कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है, मतलब वो सी पॉइंट कौन कौन सा होगा। तो कुछ हद तक हम लोग इसको चाहे अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं तो इतना तो क्लियर कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें कि सी पॉइंट कौन सा है, तो आप देखो कि फर्स्ट पॉइंट में ये ए जो है वो फर्स्ट से तो मैच नहीं कर सकता क्योंकि एम एन है, सेकंड से नहीं कर सकता, फोर्थ से भी नहीं कर सकता क्योंकि π/2 है। तो π/2 तो एफ डैश करने पे कभी आएगा भी नहीं। तो आपको ए जो मैच करेगा वो मैच करेगा 4 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद सॉरी ए 4 नंबर पे नहीं, ए 3rd नंबर पे मैच करेगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ए जो है वो आपका कहाँ मैच करेगा? 3rd नंबर पे। साइन एक्स की बात करें तो एफ डैश क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, और कॉस एक्स 0 कब होता है? जब एक्स π/2 हो। तो बी मैच करेगा 4 नंबर पे, मतलब ए गया 3rd पे, बी गया 4th पे, ठीक है। उसके बाद बात आती है सी एंड डी की। तो आप इसको आराम से चेक कर सकते हो कि डी नंबर के लिए अगर हम बात करें डायरेक्टली, तो डी नंबर के लिए आप डायरेक्ट अगर देखो तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि डी जो है वो इस पे मैच करेगा। आप डेरिवेटिव लगा के चेक कर सकते हो कहाँ पे डेरिवेटिव 0 है, और सी जो है वो मैच करता है, दैट इज़ लास्ट ये ए वाला पॉइंट इधर इस पे। यानी कि आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है, आप डायरेक्टली इसको चेक कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप डायरेक्टली, ये मुफ्त का क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। भले थोड़ा लेंदी दिख रहा है बट किया जा सकता है, क्योंकि 2-3 पॉइंट्स तो हमारे क्लियर ही है ना कि 1-3 के पॉइंट कौन कौन है बीच में, ये हैं। तो पहला का तो ये हो जाएगा। साइन एक्स में कॉस एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो ये π/2 ये वाला हो गया। बचा क्या? ये और ये, इन दोनों में एफ डैश एक्स कर लो, और जहाँ पे एक्स 0 हो रहा है वो एक्स सी पॉइंट निकाल लो। तो इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। अब आते हैं हम अपने नए सवाल पे। जो सवाल है, अब हमारा सवाल जो है वो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, मतलब सेवरल वेरिएबल्स के फंक्शंस पे कहानी है। तो क्या है सवाल, ज़रा इसको पढ़ें। सवाल है कि एक फंक्शन कंसिडर किया हमने f(x, y) = x³। तो f का डोमेन r², रेंज r है। तो कह रहा है कि f के पास लोकल एक्सट्रीमम होगा एट 0, 0। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि एक्सट्रीमम क्या होता है, ठीक है। लोकल एक्सट्रीमम क्या होता है ना कि या तो लोकल मिनिमा या फिर लोकल मैक्सिमा, इन्हीं में से कोई भी एक होता है अगर पॉइंट, जहाँ पर उस पॉइंट को बोलते हैं लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम, और उसी का दोनों में से और का सेंस आता है तो लोकल एक्सट्रीमम। यानी कि इसमें दोनों है, मिनिमा भी है और या फिर मैक्सिमा, इसमें से कोई भी हो तो हम बात कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारा जो सवाल है, पहले हम उसकी बात करते हैं कि इस f फंक्शन के पास लोकल एक्सट्रीमम होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है कि क्या इसके पास लोकल एक्सट्रीमम होंगे। क्या 0, 0 के नेबरहुड को अगर हम देखें, 0, 0 के नेबरहुड को अगर हम देखें, नेबरहुड कैसा होगा यहाँ पे? ओपन इंटरवल टाइप, मतलब यहाँ पे सर्कुलर टाइप का नेबरहुड की बात करो
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि F00 क्या हो जाएगा आपका 0। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर या तो इस नेबरहुड के अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से F00 के पास या तो मैक्सिमम वैल्यू होगा या तो मिनिमम वैल्यू होगा। क्या आप ऐसी गारंटी दे सकते हो? सबसे पहला मेरा सवाल ये है, सोचो ज़रा। मान लो कि ये कोई भी नेबरहुड है, इसके अंदर एक्स एक्सिस का निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का नंबर है। जैसे मान लो अगर ये नेबरहुड सपोज करो r रेडियस का है, ठीक है, यानी कि r पॉजिटिव है, तो अगर हम कहें कि इस पॉइंट में f ऑफ r/2, 0 को देखते हैं तो हमें मिलता है r³/8। r पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और ये पॉइंट कहाँ होगा? इधर कहीं होगा ये पॉइंट। और f ऑफ -r/2, 0 को देखते हैं तो -r³/8 मिलता है, जो कि लेस देन 0 है। यानी कि इस नेबरहुड के अंदर कुछ पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाता है और कुछ पॉइंट पे मतलब कि छोटा और बड़ा वैल्यू मिल जा रहा है। तो क्या हम गारंटी के साथ दे सकते हैं कि f(0, 0) या तो हमेशा मिनिमम ही होगा या तो हमेशा मैक्सिमम भी होगा? तो ऐसा नहीं संभव है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा पूरी तरह से क्या है, गलत है ना, कि लोकल एक्सट्रीमम इसके अंदर नहीं होगा। उसके बाद दूसरा जो सवाल है, इस दूसरे सवाल पे हम जरा आते हैं। क्या कहता है कि r² to r f(x,y) इज इक्वल टू xy, देन f हैज़ अ सैडल पॉइंट एट अ पॉइंट 0, 0। अब सैडल पॉइंट क्या होता है? सैडल पॉइंट को अगर आप ध्यान से अगर थोड़ा बहुत थर्ड ईयर को अगर देखो तो सैडल पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, मतलब क्रिटिकल पॉइंट मतलब वही क्या हो गया जहाँ पर fx और fy दोनों के दोनों क्या हो, 0 हो, और d की वैल्यू यानी कि rt-s² ये लेस देन 0 हो जाए। मतलब r का मतलब क्या है यहाँ पे, fxx एट ab, अगर ab पॉइंट की बात कर रहे हैं कि वो क्रिटिकल है तो t का मतलब क्या है, fyy एट ab, और s का मतलब है fxy एट ab। तो यहाँ पे ab पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, 0, 0 को। तो चलो ज़रा देखते हैं सबसे पहले। तो व्हाट अबाउट fx? अगर हम fx करते हैं, fx मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं x रिस्पेक्ट में, तो ये y मिलता है। व्हाट अबाउट fy? दिस इज x। अगर इन दोनों को 0 करते हैं तो हमें कौन सा पॉइंट मिलता है, x बराबर 0 एंड y बराबर 0। तो 0, 0 पॉइंट तो हमारे कंसिडरेशन का मिल ही गया, इसी पे बात भी कह रहा है। अगर हम f(x) करते हैं तो 0 मिलता है, f(y) करते हैं तो भी 0 मिलता है, और यानी कि ये हमारा r का वैल्यू हो गया, ये हमारा t का वैल्यू हो गया। अब हम s की बात करें तो fxy ये क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ से अगर हम d की बात करें तो क्या मिल जाएगा, rt-s², यानी कि 0 × 0 -1² यानी कि -1, एंड दिस इज लेस देन 0। तो इसका मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इट मीन्स क्या हो सकता है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, तो आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। आगे के सवालों को थोड़ा सा देखा जाए। अगला सवाल है हमारा 53 नंबर, और इस 53 नंबर के सवाल को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहता है कि आपके पास एक फंक्शन है, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गए। आपके पास एक फंक्शन है fxy नाम का, जिसको हम कह रहे हैं 1/x + y, और कह रहा है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री -1 का। तो ज़रा देखते हैं, f λx, λy इज इक्वल टू 1/λx + 1/λy, एंड 1/λ कॉमन करेंगे तो x + y। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा का पावर -1 f ऑफ x, y। तो ऑफकोर्स f इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -1। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। उसके बाद कहता है कि अब फंक्शन fxy इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री इन x एंड y इफ़ इट सेटिस्फाइज fxy इक्वल टू x⁴n g ऑफ y/x। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू होता है। ये सब दो डिफिनीसन ही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट ट्रू आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ओके, नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बातें की जा रही है, ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म की बातें की जा रही है, नंबर ऑफ 1 डायमेंशनल सब स्पेसेस ऑफ r² ओवर r की बात की जा रही है।
उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सवाल हैं और उसके बाद आपको एलपीपी के सवाल हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसको एक अलग से एक टॉपिक पे इस पे हम क्वेश्चन बनाएं। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी फ़िलहाल रखता हूँ, आगे के लेक्चर में मैं इसको ज़रूर करूँगा। तो किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे वाले क्वेश्चन पे फोकस किया जाए, क्योंकि इसमें 4-5 चैप्टर 4-5 टॉपिक एक साथ आ गए। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि इसका इंटीग्रल क्या होगा। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो किसी कर्व के इंटीग्रल के ऊपर इसका इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होगा। तो ज़रा देखते हैं इसको। सवाल सिंपल है, बस थोड़ा सा समझना है। हमारे पास इंटीग्रेशन है कि मॉड z बराबर 2 cos ऑफ e टू द पावर z 2z dz बाई z माइनस 0। देखिए हमारे पास जो इस फंक्शन की अगर हम एनालिटिसिटी की बात करें तो z इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन को दिक्कत है ना, सिंगुलैरिटी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये वहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक है, एनालिटिक आप देख सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्म होता है, आपको अगर मैं बता दूं कि ये फॉर्म क्या है, ज़रा इसको देखेंगे कि अगर कोई भी क्लोज कर्व के ऊपर इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि मॉड ऑफ z माइनस ए बराबर r, ऐसा कर दिया, और यहाँ पर f ऑफ z बाई एफ ऑफ z माइनस ए करे और dz करे, तो इसका इस इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है 2 पाई आयोटा f ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर एफ जेड जो है वो इस कर्व के अंदर और कर्व के ऊपर पूरी तरह से एनालिटिक होता है, मतलब उसको कोई समस्या नहीं होती। तो इसी फॉर्म पे अगर हम इसको तोड़े तो आपको मिलता है कि 2 पाई आयोटा, और वह ए पॉइंट कौन सा है, ये 0 पॉइंट है, मतलब 0 के ऊपर इसको सिंगुलैरिटी की प्रॉब्लम है। और एफ ऑफ ए का मान कौन कर रहा है, कॉस ऑफ ई टू द पावर 2 इंटू 0। तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा, 2 पाई आयोटा कॉस ऑफ 1। लेकिन अब अगर आप इसे मैच करो तो आपका कोई आंसर मैच नहीं कर रहा। तो अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में। कॉस थीटा कैन बी रिटन एज ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। ठीक है, ऑयलर फॉर्म। तो कॉस ऑफ 1 को वैल्यू को देखें तो ये हो जाएगा ई का पावर आई प्लस ई का पावर माइनस आई, थीटा तो 1 है, बाई 2। तो इसलिए आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 पाई आयोटा कॉस 1 के बदले ई का पावर आई प्लस ई का पावर माइनस आई बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तब बच जाएगा पाई आयोटा ई का पावर आई प्लस ई का पावर माइनस आई। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 3। तो इसका सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे के धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड सवाल हैं तो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जो भी क्वेश्चन के डाउट हो वो आप हमेशा हमसे पूछ सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।